हर सफल व्यक्ति के मेहनत और लगन के पीछे किसी न किसी प्रेरणा का भी बड़ा हाथ होता है। इसी तरह व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी नींव। अगर बुनियाद अच्छी हो तो यकीनन उस पर बनने वाली इमारत मजबूत और भव्य होगी। लेकिन ये निर्भर करता है कि बुनियाद किन हाथों से रखी जा रही है। व्यक्तित्व के निर्माण में ये काम शिक्षक अदा करते हैं। ऐसे ही एक शिक्षक है प्रोफेसर बीपी खंडेलवाल, जो लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही है आधुनिक शिक्षा पद्धति को संवारने में। वे सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और इस समय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर हैं। प्रेरणा में आज के प्रेरक व्यक्तित्व हैं प्रोफेसर बीपी खंडेलवाल। नीपा यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दक्षिण एशिया में अपनी तरह का अकेला संस्थान है जिसके निर्धारित उद्देश्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक नियोजकों और शैक्षिक प्रशासकों की देश के नियोजन में तैयारी कराने का और इस दृष्टिकोण से शोधपरक प्रशिक्षण व्यवस्था सभी शैक्षिक प्रशासकों को उच्च स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेशीय स्तर पर और जनपदीय स्तर तक इसको ले जाने की नियोजन व्यवस्था में सुविधाएं प्रदान करने का है। और इस दृष्टिकोण से ये संस्था शोध का कार्य करती है और प्रशिक्षण प्रदान करती है, अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंसल्टेंसीज देती है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। श्री खंडेलवाल 4 दशकों से शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि इस क्षेत्र में कठिनाइयां जरूर हैं, मगर ऐसा नहीं है कि परिवर्तन संभव न हो। शिक्षा एक अकेला सा विषय नहीं है। असल में शिक्षा समाज की पूरे विकास के क्रम के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के साथ जुड़ी हुई है, समाज की संवेदनशीलता के साथ जुड़ी हुई है, समाज की अपेक्षाओं के साथ जुड़ी हुई है। तो वह शिक्षा जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सके और समाज में उपयोगी और उत्पादकीय एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर सके, वही शिक्षा एक उपादेय शिक्षा कही जा सकती है। और इस दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय कमीशन ने जैसा कि स्वीकार किया है, शिक्षा ये व्यक्ति के 4 स्तंभों का निर्माण करती है। उसके ज्ञान और ज्ञान का विकास, सूचना संकलन से लेकर ज्ञान तक। दूसरा उसके कार्य कौशल्य अर्थात कार्य करने की क्षमता, और कार्य कौशल्य मीन्स व्यावसायिक कार्य करने की ऐसी उत्पादक क्षमताओं का विकास। और तीसरा है व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के विकास में भावनात्मक और दर्शनात्मक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तक ले जाने की बात, इमोशन टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और चौथा सबके साथ रहकर समन्वय, संवेदनशीलता के साथ, सहयोग और सामंजस्य के साथ रहने की लर्निंग टू लिव टुगेदर, अर्थात वह शिक्षा जो हम सबको एक साथ रहने की, एक साथ चलने की का संदेश दे, उसके संस्कार दे, वह शिक्षा है। स्वतंत्रता के बाद सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। कई चुनौतियां थी जिनका मुकाबला करना बहुत जरूरी था। हमारे देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के विकास के क्रम में प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब 10वीं पंचवर्षीय योजना तक हमने विकास के बहुत से क्रम देखे हैं। निश्चित रूप से पिछले दशक में 1990 के पश्चात जो प्रतिशत की वृद्धि हुई है साक्षरता की, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो किसी दशक में इसके पहले नहीं थी। बालिकाओं की शिक्षा में सुधार हुआ है, उनके कुल प्रतिशत में सुधार हुआ है जो लगभग अब 40% से ऊपर है कक्षा 8 तक की शिक्षा में। और आगे चलकर जो प्रतिशत है हमारे आयु वर्ग के, संबंधित आयु वर्ग के छात्र छात्राओं का प्राथमिक में, माध्यमिक में, उच्च शिक्षा में, उसमें लगातार वृद्धि हुई है। परंतु ये बहुत संतोष की बात नहीं कही जा सकती। चुनौतियां अभी हमारे देश के सामने बहुत हैं, इसलिए कि हमारी जनसंख्या बढ़ी है। हम 100 करोड़ के ऊपर इस समय हमारी जनसंख्या हो गई, और दूसरी ओर हमारी जो गरीबी और गरीबी की जीवन यापन रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत, ये दोनों हमारी चिंता और चुनौती के विषय हैं। इस दृष्टिकोण से इसमें से समाधान, जो दीर्घकालीन समाधान निकाला जा सकता है, वह शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इसलिए शिक्षा को संवेदनशील, शिक्षा को सांदर्भिक
शिक्षा को व्यावसायिक कौशल्य विकास के शिक्षा के रूप में सामने आने की आवश्यकता है। इसमें शिक्षा को समायोजन और समय की व्यवस्थाओं में भी एक समाहित करते हुए एक समन्वयक नीतियों के निर्धारण की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिन्हें हम फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं। चाहे वो पाठ्यक्रमों की फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे हमारे जो शिक्षा की पढ़ने की अवधियां हैं उसमें हम कब पढ़ें, कब बीच में से अपने कुछ कार्य करें, फिर आकर हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमें सुविधा मिले। पूरी परीक्षा हम एक बार दें या उसको 2, 3, 4 अवसरों में दें, इस प्रकार की बात भी सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। शिक्षा के प्रचार प्रसार में शिक्षा नीति और शिक्षकों का दायित्व तो है ही, मगर विद्यार्थियों के अपने प्रयास और योगदान को नकारा नहीं जा सकता। विद्यार्थी हमारी आशाएं हैं, हमारे भविष्य हैं। उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में इस देश का और इस समाज का और पूरे राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय विकास भी छिपा हुआ है। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और चिंतन विकास, ये सब एक साथ बढ़ें, इस दृष्टिकोण से इनसे हमारी अपेक्षाएं हैं। आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक विकास कर सकें, इसमें शिक्षा उनके लिए एक सबल और सशक्त माध्यम और सपोर्ट ये प्रदान करे, इसका हमारा जहाँ प्रयास है वहाँ हमारी उनसे अपेक्षाएं हैं कि इसका वो भरपूर उपयोग करें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें और अपने पैरों पर खड़ा होने की ऐसी शक्ति अर्जित कर लें कि उनकी इस क्षमता विकास के साथ इस देश की क्षमता का विकास हो सके और हम अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर एक दूसरे स्तर के जनसंख्या वाले देश के साथ साथ एक अधिक शक्तिशाली, सबल और विद्वतापूर्ण एक इस प्रकार के राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आए। प्रोफेसर बीपी खंडेलवाल, डायरेक्टर नीपा का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्थान की अहम भूमिका है, जो वो बखूबी निभा रहा है। मूलतः ये है एक एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में ये संस्था ने 1962 में जन्म लिया था और अब राष्ट्रीय संस्थान के रूप में भी एशिया के, विशेष करके साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ इसके बड़े निकटतम संबंध हैं शिक्षा जगत के सिलसिले में। और उसी तरह से जो राष्ट्रीय स्तरीय संदर्भ आते हैं उसमें भी हमारा सहयोग नियोजन या नीति निर्धारण के संबंध में सहयोग देने का रहता है। उदाहरण स्वरूप अफ़गानिस्तान के राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय कार्यक्रम के संयोजन में इस संस्था ने उनके साथ सहभागिता की है और यूनेस्को की जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी है उसका भारत इस संस्था के माध्यम से सदस्य है। एक निजी संस्था ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट इन एजुकेशन का अवार्ड भी दिया है। उन्हें अपने व्यक्तिगत योगदान और जीवन से पूरा संतोष है। विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रशासक रहने के नाते और विशेष करके विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते 7 वर्षों तक, और दूसरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष होने के नाते 6 वर्ष से अधिक, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में पाठ्यक्रम से लेकर पाठ्यक्रम का विद्यालयों में क्रियान्वयन और परीक्षा प्रणाली में विभिन्न सुधार के जो अवयव और अवसर और उसमें सुधार के जो कार्यक्रम अपनाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे एक बहुत बड़े अनुभव का ये लाभ मिला है और उसका मुझे संतोष भी है। जहाँ तक शोध का कार्य है उसमें मैंने कुछ लीगल मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, इस पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया है और इस समय अखिल भारतीय जितने भी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित बोर्ड हैं उनकी वर्तमान स्थिति और उनका भारत के विकास में उनकी भावी रूपरेखा, इस पर एक बृहत शोध कार्य पर इस समय मैं काम कर रहा हूँ। प्रोफेसर खंडेलवाल अपनी उपलब्धियों के लिए अपनी पत्नी और पूरे परिवार के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने हमेशा उन्हें प्रेरणा दी। अपने पौत्र के साथ बिताए क्षण उनके लिए अविस्मरणीय हैं। स्कूल छूट गया तो क्या हुआ, पढ़ाई नहीं छूटेगी। अगर आप चाहें तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के द्वारा अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।
ये भारत सरकार द्वारा स्थापित विश्व की सबसे बड़ी मुक्त स्कूली शिक्षा प्रणाली है। सितंबर से नवंबर तक होने वाली 10वीं या 12वीं की परीक्षाओं के लिए सीधा पंजीकरण 26 मई से 25 जून तक होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.nos.org या www.nios.ac.in। प्रेरणा में बराबर हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको ताज़ा तरीन जानकारियों और उन विषयों से अवगत कराते रहें जो इन दिनों चर्चा में है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू आजकल एक ऐसा नया चैनल शुरू करने की तैयारियों में जुटा है जो पूरी तरह से कृषि को समर्पित होगा। इस चैनल का क्या रूप होगा और ये किस तरह की सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाएगा, इस बारे में हमने बातचीत की इग्नू के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर पंजाब सिंह से। इग्नू अभी तो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर शुरू किया है। उसमें एक जो बड़ा मेजर प्रोग्राम है वो है कृषि चैनल, जिसे हम टेंटेटिवली भी सोच रहे हैं कि उसको ग्राम भारती करके नाम देंगे, जिसका मेन पर्पज़ या मुख्य उद्देश्य ये होगा कि हम जितनी हमारी एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, जो हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप, एग्री बिजनेस मैनेजर्स, आई मीन द होल एम्फेसिस ये दिया जा रहा है कि जो नॉलेज गैप है फार्मिंग कम्युनिटी में, रूरल मासेस में, और जो एजुकेशन हम दे रहे हैं उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। और उसमें जो मेन एक्टिविटीज़ हम लोग करने जा रहे हैं उसमें एक तो मास अवेयरनेस, जैसे कुछ बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आजकल हो रही है, पेटेंटिंग की बात हो रही है, WTO की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, वाटर लिटरेसी की बात हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं जो हमारी ज़मीन है, पानी है, सब ख़त्म होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें किसान अब बहुत जानना चाहता है। तो एक तो मास अवेयरनेस बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया है, जिससे उस किसानों को या जो किसान और जो भी रूरल एक्टिविटी से रिलेटेड सारे लोग हैं, जिसको रूरल एक्टिविटी में कहते हैं कि हमारे करीब 700 मिलियन 700 मिलियन पीपुल, 2/3 लोग जो हैं कृषि पर डिपेंडेंट हैं, उनको ये नॉलेज देना बहुत जरूरी हो गया। और कंट्री के अगर कोई बढ़ोतरी या प्रोग्रेस या डेवलपमेंट, या जिसे हम कहते हैं पावर्टी एलिविएशन, उस रेखा से ऊपर लाना है तो ग्राम विकास बहुत ही ज़रूरी है, उसमें एग्रीकल्चर मेन है। और दूसरा जो उससे रिलेटेड प्रोग्राम हम लोग उसके साथ कर रहे हैं वो ये होगा कि जो हमारे एग्री एंटरप्रेन्योर्स या एग्री बिजनेस मैनेजर्स जिसे हम कहते हैं, बेसिक पर्पज़ ये है कि रूरल मास को इस तरह से कर दिया जाए कि वो जॉब क्रिएटर हो, जॉब बनाए, ना कि जॉब सीकर, कि जॉब खोजे जाके 4 आदमी जो आदमी और काम करें। और उसके लिए कि जहाँ भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसके अराउंड उसकी इंडस्ट्रीज़, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, इवन ट्रेड, मार्केट रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ वहीं से शुरू हों। तो उसमें ये होगा कि हम इस सारे कोर्सेज़ में हम चाहेंगे कि उसको एक कुछ एक्टिविटीज़ में उसको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाए, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ दिए जाएं, और इसके बाद BSc, MSc और पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम तो होंगे ही। लेकिन शुरू में हम यही एम्फेसिस दे रहे हैं कि हम जो हमारे, जैसे मैंने पहले कहा कि जो नॉलेज गैप है, क्योंकि ये देखा गया कि सिर्फ सारी चीज़ें अगर वैसे ही रहें, सिर्फ नॉलेज इनपुट दे दिया तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एक्टिविटीज़ जो है करीब 50 से 200 गुना तक बढ़ाई जा सकती हैं। इग्नू के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर से इस चैनल के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा इस कृषि स्कूल में जिन विषयों पर शिक्षा दी जाएगी वे हैं हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, फार्म मशीनरी एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। स्नातक इस कृषि स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल कर सकेंगे। होपफुली हमें उम्मीद है कि जून के महीने में हम लोग इस चैनल को लॉन्च कर देंगे, जिससे हो सकता है शुरू में हम इसको 7-8 घंटे चलाएं, बट 2-3-4 महीने के अंदर ही हम इसको फिर 24 आवर चैनल करके सारी एक्टिविटीज़, हमारी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर हम जब कहते हैं तो इट एक्चुअली इसका मतलब है कि पूरा रूरल डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ लेकिन उसका प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिंग टू द प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी इन्हेंस करना, ये सब एग्रीकल्चर है। लेकिन कोई जर्नी को एग्रीकल्चर में लगा हो, और वो बिजनेसमैन हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, इस टोटल प्रोग्राम को हम एग्रीकल्चर में इस चैनल से लाने की और दिखाने की कोशिश करेंगे। कृषि का क्षेत्र बीमे के दायरे में पहले से तो था ही, लेकिन इसको खास महत्व देने के लिए केंद्रीय सरकार ने भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना की है। श्री सुपारस भंडारी ने इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाल लिया है। इस क्षेत्र की क्या नई चुनौतियां हैं और ये किसानों के लिए किस तरह से लाभदायक सिद्ध होगा, इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं खुद श्री सुपारस भंडारी जी। क्रॉप इंश्योरेंस का मतलब है फसल का बीमा।
जो हमारे किसान भाई अपनी फसलें बोते हैं उनको किसी कारण से नुकसान हो जाए, चाहे वो प्राकृतिक आपदा से हो जाए, और प्राकृतिक आपदा के अंदर आंधी तूफान बाढ़ वगैरह ये तो हैं ही, और साथ में अगर सूखा भी पड़ जाए, अकाल हो जो हमारे देश में जगह जगह कई सालों तक, कभी किसी प्रदेश में कभी किसी प्रदेश में, और अनफॉर्चुनेटली पिछले वर्ष तो हमारे देश के कई सारे प्रांतों में, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, हमारा जो हैदराबाद है यानी आंध्र प्रदेश है, ये सब सूखे की चपेट में है। तो उनसे जो बेचारा किसान अपनी फसलें बोता है, उस समय उसको नहीं मालूम होता है कि यहाँ वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। अनायास अकाल जब पड़ जाता है तो फसलों का नुकसान होता है। उसकी भराई और पूर्ति करने के लिए कोई भी ऐसा साधन नहीं है, केवल इसके कि राज्य सरकार और भारत सरकार उनको कुछ मुआवजा देते हैं। तो ये सोच करके बीमा कंपनी बनाई गई है कि जिस तरह से बीमे का नुकसान किसी दुर्घटना में किसी भी वस्तु के टूटने से, चाहे वो कार हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो पानी में तैरने वाले जहाज हों, चाहे बड़ी बड़ी नौकाएं हों, उन सब का किसी का भी जिसका बीमा किया गया उसका नुकसान जैसे भरपाई करते हैं, उसी तरह से किसानों को भी अपने फसलों के बीमे का मुआवजा नुकसान से जो होता है उसको मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से कृषि बीमा कंपनी बनाई गई है।